नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोर यूनिट से पानी का रिसाव या टपकना क्यों होता है। क्या ये सभी यूनिट में होता है या फिर हमारी गलतियों के कारण ऐसा होता है। मैं आपको वीडियो में वो सभी गलतियां जो एक टेक्नीशियन करता है या फिर एक कस्टमर करता है या फिर एसी बनाने वाली कंपनी करती है, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि बारिश के मौसम में तो कोई ही इंडोर यूनिट बस्ती होगी जो पानी को बाहर ना फेंके। इसी विषय पर हम वीडियो में बातें करेंगे और इनके समाधान को ढूंढेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि एसी का मुख्य कार्य हवा को कंडीशन करना ही होता है और जिसमें ज़्यादातर नमी को ही बाहर निकाला जाता है। बारिश के मौसम में वायु में नमी की मात्रा ज़्यादा होने से इस प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से जहाँ पर भी इंडोर यूनिट में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई कमी हम छोड़ देंगे तो वहाँ से पानी का रिसाव या टपकना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए, शायद ही कोई ऐसा एसी बसता होगा जो इस बीमारी की चपेट में ना आया हो। अगर आप इस लाइन में नए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप परिपक्व हैं इस मामले में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस विषय को 3 भागों में बांटा है ताकि समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला भाग एक्सटर्नल फॉल्ट, दूसरा इंटरनल फॉल्ट और तीसरा टेक्निकल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सटर्नल फॉल्ट वो होते हैं दोस्तों जो हमें बाहर से ही दिखाई दे जाएं, और इंटरनल फॉल्ट जो यूनिट के उन हिस्सों में हो जो हमें बाहर से ना दिखाई दें। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट टेक्निकल फॉल्ट, जो हम टेक्नीशियन यूनिट को इंस्टॉल करते समय उनकी नींव डाल देते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन करते हुए इंडोर यूनिट को बाएं दाएं जा झुका देना, या फिर जो सुराख हम करते हैं उसमें बाहर की तरफ स्लोप ना करना। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम टेक्निकल पर बात करेंगे, और आपको यूनिट लगाते वक्त इन सभी पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बार बार आपको पानी की समस्या से 2-4 होते रहना होगा। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा इंडोर यूनिट को सीधा लगाएं, उसे बाएं या दाएं ना झुकाएं। दूसरा पॉइंट, पाइप को बाहर निकालने वाले सुराख को थोड़ा सा पीछे की तरफ ढलवा कर दें। 6 mm आप उसे ढलवा कर सकते हो ताकि पानी का जो प्रवाह है वो आसानी से होता रहे। नंबर 3 दोस्तों, ड्रेन पाइप को कॉपर पाइप से नीचे रखें तथा उसमें कोई बैंड ना हो पाए, यह आपको ध्यान में अवश्य रखना है। चौथा पॉइंट, इंडोर यूनिट की मेन पाइप का इंसुलेशन ज़्यादा ना फाड़ें, उसे अच्छी तरह से टेपिंग अवश्य करें। 5वां पॉइंट दोस्तों, जो ड्रेन पाइप अभी आप देख रहे हैं इसे ज़्यादा लंबी ना करें, अगर करें तो उसके लिए आप हार्ड पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों जो अभी आप सॉफ्ट पीवीसी पाइप देख रहे हैं अगर ज़्यादा लंबी करेंगे तो उसके नीचे ढलान बन जाएंगे, यानी कि स्लोप बन जाएंगे, कहीं से वो ऊपर उठ जाएगी जैसा आप देख रहे हैं, कहीं से नीचे बैठ जाएगी। इससे पानी रुक जाता है और पानी टपकने की ज़्यादातर समस्याएं ऐसे ही उत्पन्न होती हैं और यह आपको परेशान करती रहेंगी। तो दोस्तों, ये वो गलती है जो टेक्नीशियन कई बार जल्दबाजी की वजह से कर बैठते हैं। नंबर 2 दोस्तों, एक्सटर्नल फॉल्ट वो गलतियां जो अक्सर उपभोक्ता यानी कस्टमर करता है और उसकी वजह से भी पानी का रिसाव काफ़ी हो जाता है। एयर फिल्टर को साफ़ ना करना, इस वजह से हवा का सर्कुलेशन पूरी तरह से एपरेटर में नहीं हो पाता, जिस कारण पानी ज़्यादा बनता है और एयर ब्लोअर को पूरी हवा न मिल पाने के कारण वो पानी की बड़ी ट्रे से पानी को उठाने लग जाता है। अतः हमें जल्दी जल्दी एयर फिल्टर को साफ़ करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ड्रेन पाइप को पानी की बाल्टी में डुबो कर रखना, इस कारण से भी पानी की ट्रे भर जाती है और पानी टपकना शुरू हो जाता है। यह कॉमन फॉल्ट है और अक्सर कस्टमर ऐसा करता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, टाइम पर यूनिट की सर्विसिंग ना करवाना एक बड़ी वजह बन जाती है यूनिट से पानी टपकने की, क्योंकि जब फिन्स पूरी तरह से डस्ट से ब्लॉक हो जाती हैं तो यूनिट से पानी उन रास्तों से ना जाकर जो रास्ते निर्माता कंपनी यूनिट में बनाता है, जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा, कहीं और से पानी जाना शुरू कर देता है, जिस कारण यह समस्या पैदा हो जाती है। और अतः कस्टमर को अपने एसी की सर्विस साल में लगभग 2 बार अवश्य करवानी चाहिए। इससे उसकी बिजली की खपत भी कम होगी और एसी भी पूरी एफिशिएंसी से कार्य करेगा। नहीं तो आपको, जैसा अभी आप देख रहे हैं, एयर कंडीशनर को पूरी तरह से नीचे उतार कर आपको ऐसे सर्विसिंग करवानी होगी, तभी आप उस समस्या से निजात पा जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनल फॉल्ट की। दोस्तों, इस भाग में हम एसी निर्माता कंपनी की भी एक कमी को उजागर करेंगे तथा उन पॉइंट पर भी फोकस करेंगे जो कभी ना कभी पानी लीकेज के सहायक टूल बन जाते हैं। मैं आपको वो रास्ते दिखाऊंगा जहां से पानी हमारे एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट से बाहर जाता है और वो रास्ते अवरुद्ध होने से यह समस्या काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती है। इसी पर हम आगे बात करेंगे।
तो दोस्तों जो अभी आप सामने देख रहे हैं इससे आप अनजान नहीं होंगे, कभी ना कभी आपने इस जगह से भी फॉल्ट फाइंडिंग की होगी पानी टपकने की। अभी आप जो सामने यह यूनिट देख रहे हो और आप जो इसका यह रास्ता देख रहे हो पीछे की तरफ, आपने ध्यान दिया हो तो यह रास्ता काफ़ी संकरा है, यानी कि कंपनी ने इसे काफ़ी हल्की सी एक सिर्फ लाइन से खींच दी है और वहीं से पीछे का पानी आगे की ट्रे में जाता है। और जैसे भी कभी यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है, अभी आप देख रहे हैं इसमें आपको धूलकण और रेशे मिलेंगे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे यह रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और पानी पीछे की तरफ से सारा दीवार के रास्ते नीचे निकलना शुरू हो जाता है। और एसी लगने वाले जो जगह होती है उसके पीछे कई बार क्या होता है, चूना भी इसमें गिर जाता है और उससे भी ये रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ कंपनी ने क्या किया कि इसको काफ़ी संकरा किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इस यूनिट में काफ़ी आएगी। मैं आपको दूसरी यूनिट दिखाऊंगा अभी दूसरी कंपनी का, आप देखना उसमें काफ़ी स्पेस है जो इस गलती को ठीक कर देता है, लेकिन फिर भी आपको इसे साफ रखना चाहिए। अभी आप इस दूसरी कंपनी के इंडोर यूनिट को देखिए, इसका जो ये स्पेस है पीछे वाला पानी जाने का, ये काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी लंबाई लिए हुए है। और देखिए आप दोनों साइड से पानी आराम से जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो रास्ता होता है उस पर पपड़ियाँ जम जाती हैं धूल मिट्टी की, और वो जमते जमते काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी पानी पीछे की तरफ से नीचे जाना शुरू कर देता है। इसलिए जब भी आप इन विषयों पर फॉल्ट फाइंडिंग करें तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। आप यूनिट को लगे लगे पीछे हाथ देकर भी इन्हें साफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको नई यूनिट दिखा रहा हूं, आप इसमें बने हुए इस रास्ते को ध्यान से देखिए, काफ़ी ठीक रास्ता है और काफ़ी गहराई लिए हुए है, इसलिए इन एयर कंडीशनरों की इंडोर यूनिट में ऐसी समस्या कम ही आती है। लेकिन फिर भी आपको जब सर्विसिंग करें तो एयर कंडीशनर के इंडोर को थोड़ा ऊपर से उठाकर पीछे हाथ देकर आप किसी कपड़े की सहायता से इस जो रास्ते को साफ कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस अवस्था में नीचे निकालना पड़ सकता है इंडोर यूनिट। और आपका जो इंसुलेशन है वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप नए एसी में इंसुलेशन को थोड़ा पीछे की तरफ से फाड़ें तो आप उसको पूरी तरह से टेपी करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो पानी की यह समस्या अक्सर यहाँ से भी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम इसको हल्के में ले जाते हैं और इंडोर लगने के बाद यह समस्या हमें काफ़ी परेशान करती है। बार बार कस्टमर के यहाँ पर हमें जाना पड़ सकता है। दोस्तों जो स्पेस मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आपका एयर कंडीशनर का इंडोर ऐसी जगह पर लगा है जहां हैंडलूम की दुकान है या कपड़े की दुकान है या फिर व्यस्त रास्ता है, तो आपको इस पीछे वाले स्पेस का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों जो कस्टमर अपने एसी की सर्विस टाइम पर नहीं करवाते और हमें विशेषकर एपरेटर का जो पिछले वाला हिस्सा होता है अपनी कूलिंग कोयल का, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उस हिस्से को हमें बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे उस पर मोटी परत जमती जाएगी और पानी स्पेस से ना जाकर, उस रास्ते से ना जाकर इधर उधर से लीकेज करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको यह ध्यान में अवश्य रखना है, विशेषकर व्यस्त रास्ते पर जहाँ इंडोर यूनिट लगा है या फिर कपड़े की दुकान में, क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं वो मिट्टी के साथ मिलकर स्पेस को अवरुद्ध कर देते हैं और जो हमारी फिन्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं और पानी उस रास्ते से ना जाकर इधर उधर से निकलना शुरू हो जाता है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों और कुछ अन्य कमियां जो हमें अक्सर देख लेनी चाहिए, जैसे कि पानी की ट्रे कहीं से टूट ना गई हो। कई बार क्या होता है कि फिटिंग करते वक्त उसका जो किनारा है वो टूट जाता है या फिर किसी चूहे के कुतरने से भी वो डैमेज हो सकती है। और जहाँ पर हम ड्रेन पाइप लगा रहे हैं वो रास्ता भी कई बार अवरुद्ध हो जाता है। जैसे हम ड्रेन पाइप लगाते हैं तो हम एक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उसको चिपकाने के लिए, और उस ट्यूब का जो पेस्ट होता है उससे भी रास्ता कई बार ब्लॉक हो जाता है। ऐसा कई बार देखने में आया है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आप कुछ सीख पाते हैं। या फिर कई यूनिट्स में दोनों साइड ट्रे में पाइप का स्थान दिया होता है, उस पर एक रबड़ लगी होती है और कई बार हम सर्विसिंग करते हुए वो रबड़ निकल जाती है जिसका हमें पता नहीं लग पाता, तब भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। या कई बार वो जो रबड़ है वो ढीली हो जाती है और उसे हमें पूरी तरह से उसे टाइट करके लगाना होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी बातें अवश्य हैं लेकिन हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हम वो संबंधित फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे। और हमेशा छोटी छोटी बातों में ही
वो कमियां मिल जाती हैं जो हमें अक्सर ज़्यादा परेशान करती हैं। आपका ड्रेनेज साफ़ होना चाहिए। एयर ब्लोअर की स्पीड का कम होना, दोस्तों अक्सर हमारा ब्लोअर सर्विसिंग ना होने की वजह से ब्लॉक हो जाता है और जिससे स्पीड कम हो जाती है और उस वजह से भी पानी जो हमारी बर्फ़ है वो ज़्यादा जमना शुरू हो जाती है हमारी कूलिंग कोयल पर और वो भी समस्या उत्पन्न करती है पानी से संबंधित। और मैं आपको फिर दोबारा से वो बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपकी यूनिट ऐसी जगह लगी है जहाँ पर काफ़ी व्यस्त रास्ता है या फिर हैंडलूम कपड़े की दुकान है, वहाँ पर जो हमारा पीछे वाला ड्रेनेज है वो अवश्य साफ़ करें, उसको ध्यान से साफ़ करें। आप यूनिटी पर लगे लगे भी इसे साफ़ कर सकते हैं, थोड़ा इंडोर को आगे की तरफ करके और हाथ से या कपड़े की सहायता से आप पीछे की तरफ उसे इस ड्रेनेज में घुमाकर इसे साफ़ कर सकते हैं। यह पॉइंट काफ़ी ध्यान देने वाला होता है। और दोस्तों गैस कम हो जाने की वजह से भी बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, उस वजह से भी पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा लीकेज होना शुरू हो जाती है। या फिर रूम टेम्परेचर तथा कमरे में नमी का ज़्यादा होना, रूम टेम्परेचर अगर कमरे कम है तो भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और कमरे में नमी ज़्यादा होना, कमरे का एयर टाइट ना होना, यह भी पानी लीकेज की समस्या को पैदा करता है। और दोस्तों ड्राई मोड पर ज़्यादा एसी को चलाना, यह भी इस पानी की समस्या को बढ़ा सकता है। आपकी ड्रेन पाइप का ठीक प्रकार से ना लगना, उसका लीक हो जाना, यह भी इस समस्या से ही संबंधित है। अतः इन सभी छोटी छोटी पर काम की बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इन सभी बातों के बारे में हमने जाना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि समस्या नहीं जाती, तो आपको कूलिंग कोयल पर फोकस करना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि कूलिंग कोयल की जो मेन पाइपें हैं क्या उनकी इंसुलेशन कहीं से ख़राब तो नहीं होगी या फिर कहीं से फट तो नहीं गई। इसलिए आपको कूलिंग कोयल को इंडोर यूनिट से बाहर निकालकर उसे दोबारा से इंसुलेटेड करना होगा और वो भी पूरी अच्छी तरीके से। इसके लिए आप किसी अच्छी इंसुलेशन पाइप का इस्तेमाल करें और उन पाइपों पर वो इंसुलेशन नए सिरे से करें और उसको फिर टेप भी कर दें, क्योंकि वो यूनिट पुरानी है और उसके सभी एंगल बने हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इंसुलेशन लगाने के बाद आपको उसे टेप करना है, वो भी पूरी अच्छी तरह से, पूरा टाइट आपको उसके ऊपर हमारी टेपिंग करनी है और उसको कहीं से भी ढीला नहीं छोड़ना। और ख़ासकर जहां पर आप टेपिंग का जोड़ लगाते हैं उसके ऊपर तो आपको कई बार से टेप को रिवाइंड करना है ताकि जोड़ से भी पानी लीकेज की संभावनाएं ना बने, क्योंकि ये वो हिस्से होते हैं जहां पर पानी सबसे अधिक मात्रा में बनता है और यहाँ से पानी लीकेज होने की संभावनाएं भी काफ़ी होती हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि वो सभी पॉइंट शामिल करने की जो इस विषय के अंतर्गत आते हैं। अगर कुछ पॉइंट रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप उन्हें बताएं, क्योंकि दोस्तों ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव होता है और अनुभव किसी का एक का नहीं होता, अनुभव हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और शायद मेरे से ज़्यादा बेहतर अनुभव आपका हो, इसलिए इस बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक पॉइंट और दोस्तों, जब भी आप अंडरग्राउंड एयर कंडीशनर इंस्टॉल करें तो आपको ध्यान रखना है जहां पर आपने पाइपों को फ्लेयर किया है या फिर उन्हें जॉइंट किया है वहां उस स्थान का इंसुलेशन आप पूरी तरह से पक्की तौर पर करें। कोई भी यहां पर आपका पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां की जो टेपिंग है वो मजबूत होनी चाहिए। अक्सर अंडरग्राउंड एयर कंडीशनर में यह प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोस्तों अनुभव दोबारा हो रही गलती को पहचानने में सक्षम बनाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।